नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एम.एच. अब्राहम की बुक से कुछ लिटरेरी टर्म्स लेकर आई हूँ और पहले भी मैंने कुछ लिटरेरी टर्म्स पढ़ाए हैं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। जैसा कि एम.एच. अब्राहम की बुक काफ़ी लोगों को काफ़ी समझने में हार्ड लगती है, लेकिन मैं इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूँगी कि आपको एक एक लिटरेरी टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए आज का अपना सबसे पहला लिटरेरी टर्म देखते हैं, एल्यूजन। एल्यूजन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें राइटर किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया की ओर एक ब्रीफ और इनडायरेक्ट रेफरेंस करता है। यह रेफरेंस हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिटरेरी या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्यूजन में राइटर उस रेफरेंस को एक्सप्लिसिटली यानी स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन नहीं करता। वह केवल संकेत देता है और मानकर चलता है कि ऑडियंस उस रेफरेंस को पहचान लेगी। यही कारण है कि एल्यूजन टेक्स्ट में डेप्थ और लेयर्ड मीनिंग यानी बहुस्तरीय अर्थ को जोड़ता है। अब इसके कुछ की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। पहला है इम्प्लिसिट रेफरेंस। इम्प्लिसिट का अर्थ है ऐसा रेफरेंस जो सीधे नहीं बताया गया हो बल्कि संकेत के रूप में दिया गया हो। यह ऑडियंस की नॉलेज पर डिपेंड करता है। दूसरा है इसका पर्पस। एल्यूजन का पर्पस होता है टेक्स्ट में इमोशनल रेजोनेंस यानी भावनात्मक प्रभाव और इंटेलेक्चुअल रेजोनेंस यानी बौद्धिक प्रभाव पैदा करना। यह राइटिंग को अधिक पावरफुल और मीनिंगफुल बना देता है। तीसरा है इसका कॉन्टेक्स्ट। एल्यूजन केवल लिटरेचर में ही नहीं बल्कि एवरीडे स्पीच, फिल्म और म्यूजिक और मीडिया में भी यूज़ होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर कोई कहे ही हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ हरकुलिस, तो यह एक माइथोलॉजिकल एल्यूजन है। यहाँ हरकुलिस स्ट्रेंथ का सिंबल है। अगर कोई कहे डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो, यह एक लिटरेरी एल्यूजन है जो शेक्सपियर के कैरेक्टर रोमियो की ओर संकेत करता है। दिस प्लेस इज लाइक अ गार्डन ऑफ ईडन, यह एक बिब्लिकल एल्यूजन है जो पैराडाइज की कल्पना को दर्शाता है। शी हैज़ अ मोनालिसा स्माइल, यह एक कल्चरल एल्यूजन है जो रहस्यमयी मुस्कान का संकेत देता है। 5 स्कोर ईयर्स अगो, यह एक हिस्टोरिकल एल्यूजन है जो अब्राहम लिंकन की स्पीच की याद दिलाता है। अब इसके कुछ कॉमन पिटफॉल्स हैं। सबसे बड़ी समस्या है मिस इंटरप्रिटेशन की, यानी गलत अर्थ निकालना। अगर ऑडियंस उस रेफरेंस को नहीं पहचानती तो एल्यूजन अपना इफेक्ट खो देता है। दूसरी गलती है एल्यूजन और इल्यूजन को कंफ्यूज करना। एल्यूजन रेफरेंस देता है और इल्यूजन फॉल्स परसेप्शन यानी भ्रम पैदा करना। दोनों शब्द प्रोनाउंसिएशन में मिलते जुलते हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्यूजन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो राइटर और रीडर के बीच एक शेयर्ड कल्चर अंडरस्टैंडिंग यानी साझा संस्कृति समझ पर आधारित होती है। यानी एक राइटर ये पहले से ही समझता है कि वो जो एल्यूजन दे रहा है उसे उसकी ऑडियंस भी उस रेफरेंस को जानती है। तो यह टेक्स्ट को सिंपल से कॉम्प्लेक्स और सरफेस मीनिंग से डीपर मीनिंग की ओर ले जाता है। हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एम्बिग्विटी। सामान्य अर्थ में एम्बिग्विटी को स्टाइल की एक फॉल्ट माना जाता है जब हमें प्रिसीजन यानी स्पष्टता चाहिए होती है, लेकिन राइटर वेग यानी अस्पष्ट और इक्विवोकल यानी दो अर्थी एक्सप्रेशन का प्रयोग करता है तो उसे एम्बिग्विटी कहा जाता है। लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इसका अर्थ बदल जाता है। जब विलियम एम्सन ने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी 1930 में प्रकाशित की, तब एम्बिग्विटी को एक डेलिब्रेट पोएटिक डिवाइस यानी जानबूझकर प्रयोग किया गया काव्य उपकरण के रूप में समझा गया। मतलब अब एम्बिग्विटी गलती नहीं बल्कि एक आर्टिस्टिक टेक्निक मानी जाती है। मल्टीपल मीनिंग एंड प्लूरिजिग्नेशन। एम्बिग्विटी में एक सिंगल वर्ड या एक्सप्रेशन दो या दो से अधिक डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस यानी भिन्न संकेत को व्यक्त करता है। इसे मल्टीपल मीनिंग या प्लूरिजिग्नेशन यानी अनेक संकेतार्थ भी कहा जाता है। यह पोएटिक लैंग्वेज को रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी प्रदान करता है। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा कहती है कम दाउ मॉर्टल रच। यहाँ मॉर्टल का अर्थ डेथ डीलिंग भी हो सकता है और सब्जेक्ट टू डेथ भी। रच शब्द कंटेम्प्ट यानी घृणा और पिटी यानी दया दोनों भाव प्रकट करता है। डिस्पैच का अर्थ मेक हेस्ट भी है और किल भी है। देखिए, अगर एक ही शब्द में मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग है, यही एम्बिग्विटी की शक्ति है। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पोर्टमोंटे। एम्बिग्विटी एक विशेष रूप से पोर्टमोंटे वर्ड है। पोर्टमोंटे वह शब्द है जिसमें दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है। ल्यूइस कैरल की थ्रू द लुकिंग ग्लास में स्लिदी शब्द है, यह स्लिमी और लिद का फ्यूजन है। क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इसकी देखते हैं। विलियम एम्सन की एनालिसिस ने न्यू क्रिटिसिज्म
को प्रभावित किया, लेकिन एक खतरा भी है। एम्बिग्विटी की खोज कभी कभी ओवर रेटिंग की ओर ले जाती है, जहाँ क्रिटिक अधिक जटिल या कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशन देने लगते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि एम्बिग्विटी पोएटिक लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी और रिचनेस को बढ़ाती है। यह सरफेस मीनिंग से डीपर मीनिंग की ओर ले जाती है, लेकिन संतुलन ज़रूरी है, वरना इंटरप्रिटेशन ओवर रीडिंग में बदल सकती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की तरफ। तो नेक्स्ट है एंटी हीरो। लिटरेचर में सामान्यतः हम हीरो को एक आदर्श चरित्र के रूप में देखते हैं, जैसे करेजियस, मॉरल और आइडियलिस्टिक। लेकिन एंटी हीरो इससे बिल्कुल अलग होता है। एंटी हीरो एक सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी मुख्य नायक होता है, लेकिन उसमें कन्वेंशनल हेरोइक क्वालिटीज़ नहीं होती। वह न तो पूरी तरह नोबल होता है और न ही पूर्ण रूप से वर्चुअस होता है। मॉरल एम्बिग्विटी। एंटी हीरो की सबसे बड़ी विशेषता है मॉरल एम्बिग्विटी, यानी नैतिक अस्पष्टता। वह राइट और रॉन्ग के बीच की रेखा पर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ट्रेडिशनल हीरो अक्सर अल्ट्रिस्टिक गोल्स यानी निस्वार्थ उद्देश्य से प्रेरित होता है, लेकिन एंटी हीरो सेल्फ इंटरेस्ट, रिवेंज या सर्वाइवल से प्रेरित होता है। फ्लॉड एंड रिलेटेबल। एंटी हीरो लार्जर देन लाइफ नहीं होता। वह फ्लॉड यानी दोषपूर्ण, सिनिकल यानी निराशावादी और कभी कभी क्लमजी यानी अकुशल भी हो सकता है। इसी कारण वह ऑडियंस को रिलेटेबल लगता है। उसकी ह्यूमैनिटी यानी मानवीय कमजोरियां उसे वास्तविक बनाती हैं। फॉइल टू ट्रेडिशनल हीरो। कई बार एंटी हीरो ट्रेडिशनल हीरो का फॉइल यानी विपरीत चरित्र होता है। फॉइल वह कैरेक्टर होता है जो दूसरे कैरेक्टर के गुणों को कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से उभारता है। हालांकि एंटी हीरो 19 और 20 सेंचुरी में बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन लिटरेचर में भी मिलती हैं, जैसे एशलीस इन द इलियड। वह ड्यूटी से अधिक प्राइड से संचालित होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एंटी हीरो रियलिज्म यानी यथार्थवाद और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को नैरेटिव में लाने के लिए रचा गया चरित्र है। इसे हम कह सकते हैं कि एंटी हीरो मॉडर्न लिटरेचर का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर टाइप है। वह परफेक्ट नहीं होता, बल्कि डीपली फ्लॉड यानी गहराई से त्रुटिपूर्ण होता है, लेकिन यह उसकी शक्ति है। वह ह्यूमन कंडीशन यानी मानवीय परिस्थितियों को अधिक सच्चाई और जटिलता के साथ प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस एक रिटोरिकल डिवाइस है जिसमें दो बिल्कुल अपोजिट या कॉन्ट्रास्टिक आइडियाज़ को एक साथ रखा जाता है, और वह भी पैरेलल स्ट्रक्चर में, यानी समान वाक्य संरचना में। यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ विरोध होना काफ़ी नहीं है, बल्कि यह विरोध बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में दो आइडियाज़ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में समान होते हैं, लेकिन मीनिंग में विपरीत होते हैं। इससे एक्सप्रेशन बैलेंस्ड और प्रभावशाली बनता है, जैसे कॉन्ट्रास्ट और एम्फेसिस। एंटीथेसिस का मुख्य उद्देश्य है कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से एम्फेसिस यानी जोर देना। तो चलिए एंटीथेसिस को कुछ फेमस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगेट डिवाइन। यहाँ दो अपोजिट आइडिया है। टू एयर गलती करना यानी वो मानवीय स्वभाव होता है, टू फॉरगिव माफ़ करना ये डिवाइन स्वभाव होते हैं। कॉन्ट्रास्ट यह है कि गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन माफ़ करना ईश्वर जैसा गुण है। स्ट्रक्चर भी बैलेंस्ड है, टू प्लस वर्ब दोनों हिस्सों में, इसलिए यह एंटीथेसिस है। सेकेंड एग्जाम्पल है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। यहाँ विरोध है, स्पीच बोलना सिल्वर है, साइलेंस चुप रहना गोल्डन है। सिल्वर और गोल्ड दोनों कीमती हैं, लेकिन गोल्ड ज़्यादा मूल्यवान है। मतलब बोलना अच्छा है, लेकिन सही समय पर चुप रहना उससे भी बेहतर है। तो क्लियर कॉन्ट्रास्ट इसका एंटीथेसिस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यहाँ मैन प्रपोजेस मनुष्य योजना बनाता है, गॉड डिस्पोजेस ईश्वर निर्णय करता है। यह बताता है कि इंसान योजना तो बना सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम ईश्वर के हाथ में है। तो ये शॉर्ट बैलेंस्ड अपोजिट आइडिया है एंटीथेसिस का। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझते हैं, एंटीथेसिस एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो विपरीत यानी अपोजिट विचारों को एक ही वाक्य में बैलेंस्ड स्ट्रक्चर में रखा जाता है ताकि कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट हो जाए। अब एंटीथेसिस के पर्पस देखते हैं। फर्स्ट, इट क्रिएट्स क्लैरिटी। जब दो अपोजिट आइडियाज़ एक साथ रखे जाते हैं तो डिफरेंस बहुत साफ दिखाई देता है। रीडर को समझने में आसानी होती है कि लेखक क्या एम्फसाइज करना चाहता है। सेकेंड, इट हाईलाइट्स कॉन्फ्लिक्ट। लिटरेचर में अक्सर इनर कॉन्फ्लिक्ट या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब लेखक दो विरोधी विचारों को साथ रखता है तो टेंशन और कॉन्ट्रास्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड, इट एड्स रिदम एंड मेमोरेबिलिटी। रिदम का मतलब यह है कि एक म्यूजिकल फ्लो बैलेंस स्ट्रक्चर की वजह से सेंटेंस सुनने में अच्छा लगता है, और मेमोरेबिलिटी यानी याद रहने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे ऐसे वाक्य, प्रोवर्ब या कोटेशन बन जाते हैं।
So we can say that antithesis makes language powerful, clear and impressive. हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है आर्केइज्म। इसका मीनिंग है लिटरेचर में पुराने या ऑब्सोलीट यानी प्रचलन से बाहर शब्दों और एक्सप्रेशंस का डेलिब्रेट यानी जानबूझकर प्रयोग। राइटर ऐसे शब्दों का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि टेक्स्ट में एक एंशिएंट या मिडिवल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। आर्केइज्म एक्सीडेंटल नहीं होता बल्कि इंटेंशनल होता है। इसका मुख्य पर्पस होता है डिग्निटी, ग्रेविटी और पोएटिक ब्यूटी को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल एडमंड स्पेंसर ने द फेरी क्वीन में मिडविल इंग्लिश का प्रयोग किया। उन्होंने आर्काइक लैंग्वेज का उपयोग करके शिवलरिक रोमांस का इफेक्ट क्रिएट किया। इसी प्रकार किंग जेम्स बाइबल में आर्काइक एक्सप्रेशंस का प्रयोग किया गया ताकि सोलेमनिटी यानी गंभीर धार्मिक प्रभाव और सोनरिटी यानी गूंज और ध्वनि सौंदर्य पैदा हो सके। बाद में मिल्टन और कीट्स जैसे पोएट ने भी आर्केइज्म का प्रयोग किया ताकि उनकी पोइट्री अधिक एलिवेटेड और इम्प्रेसिव लगे। यहाँ तक कि प्रोस में भी आर्केइज्म मिलता है। अब्राहम लिंकन ने अपने गेट्सबर्ग एड्रेस की शुरुआत की 4 years ago। यहाँ स्कोर का अर्थ है 20। इस तरह बिब्लिकल स्टाइल लैंग्वेज एक हिस्टोरिकल टोन और सीरियसनेस उत्पन्न करती है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किक वर्ड्स दी, दाउ, दाए, ओवर, नॉट, ब्रेड। अतः इसे हम कह सकते हैं कि आर्केइज्म एक लिटरेरी डिवाइस है जो लैंग्वेज को हिस्टोरिकल फ्लेवर और डिग्निटी और पोएटिक चार्म प्रदान करता है। आर्चटाइपल क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी थियरी है जो लिटरेचर में बार बार आने वाले यूनिवर्सल पैटर्न्स, सिंबल्स, मिथ्स और कैरेक्टर टाइप्स का अध्ययन करती है। इस थियरी के अनुसार अलग अलग देशों और संस्कृतियों के साहित्य में कुछ इमेजेस और थीम्स बार बार दिखाई देते हैं। इन्हें ही आर्चटाइप कहा जाता है। आर्चटाइप शब्द का अर्थ है ओरिजिनल मॉडल या फर्स्ट पैटर्न, यानी ऐसा पैटर्न जो पूरी मानव जाति के अनुभवों में कॉमन हो। इस थियरी का साइकोलॉजिकल बेस हमें मिलता है कार्ल जंग से। कार्ल जंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की कॉन्सेप्ट दी। उनके अनुसार कुछ सिंबल्स और इमेजेस हमारे दिमाग में इनहेरिटेड होते हैं, यानी वंशानुगत रूप से प्राप्त होते हैं। इसी कारण दुनिया भर की कहानियों में हीरो, विलेन, मदर फिगर जैसे कैरेक्टर्स मिलते हैं। लिटरेरी फील्ड में इस थियरी को विकसित किया नॉर्थरॉप फ्रे ने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में उन्होंने बताया कि लिटरेचर मिथिक पैटर्न पर आधारित होती है। अब कुछ कॉमन आर्चटाइप को समझते हैं। सबसे प्रसिद्ध है द हीरो आर्चटाइप, एक ऐसा कैरेक्टर जो जर्नी पर निकलता है, स्ट्रगल करता है और अंत में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। दूसरा है द विलन जो एविल फोर्स का प्रतीक होता है। तीसरा है द मेंटोर जो हीरो को गाइडेंस देता है यानी मार्गदर्शन देता है। सिंबल्स में आर्चटाइप मिलते हैं। लाइट गुडनेस का प्रतीक होता है, डार्कनेस एविल का प्रतीक होता है, वाटर रीबर्थ या प्यूरिफिकेशन का प्रतीक होता है और जर्नी क्वेस्ट यानी खोज या उद्देश्यपूर्ण यात्रा का। इन सब का मेन पर्पस क्या है? आर्चटाइपल क्रिटिसिज्म का उद्देश्य लिटरेचर में हिडन सिंबॉलिक स्ट्रक्चर को समझना। यह थ्योरी बताती है कि लिटरेचर केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है बल्कि यह यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार आर्चटाइपल क्रिटिसिज्म हमें यह समझने में मदद करती है कि दुनिया की अलग अलग कहानियाँ वास्तव में एक ही गहरे मिथिक पैटर्न को दोहराती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का अर्थ है किसी लिटरेरी वर्क का इमोशनल टोन यानी भावनात्मक वातावरण जो पूरी रचना या उसके किसी सेक्शन में व्याप्त रहता है। यह रीडर के मन में एक्सपेक्टेशंस पैदा करता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या कहानी हैप्पी होगी, ट्रैजिक होगी या टेरिफाइंग होगी। एटमॉस्फेयर केवल सेटिंग नहीं है बल्कि यह एक इमोशनल इफेक्ट है जो राइटर केयरफुली क्रिएट करता है। यह एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? थ्रू सेटिंग, इमेजरी, डायलॉग, डिक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। सेटिंग यानी स्थान और वातावरण, इमेजरी यानी चित्रात्मक वर्णन, डायलॉग यानी संवाद, डिक्शन यानी शब्द चयन, डिस्क्रिप्शन यानी विस्तृत चित्रण। इन सब के माध्यम से राइटर रीडर की इमोशनल रिस्पॉन्स को शार्प कर देता है। जैसे इन हैमलेट शेक्सपियर शुरुआत में टेंस और फियरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, खासकर घोस्ट सीन के माध्यम से। इन क्रिस्टेबल कॉलरिज रिलीजियस और सुपरस्टिशियस टेरर का वातावरण बनाते हैं। और द रिटर्न ऑफ नेटिव में थॉमस हार्डी एक ब्रूडिंग यानी गंभीर और उदास और ऑप्रेसिव यानी दबावपूर्ण एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एटमॉस्फेयर के रिलेटेड टर्म्स हैं मूड और एम्बियंस, लेकिन ध्यान रहे मूड रीडर की फीलिंग होती है जबकि एटमॉस्फेयर राइटर द्वारा क्रिएट किया गया ओवरऑल इमोशनल एनवायरनमेंट होता है। तो हमारा लास्ट ए लेटर से लिटरेरी टर्म है ऑथर एंड ऑथरशिप। तो सबसे पहले ऑथर का अर्थ समझते हैं। किसी लिटरेरी वर्क का क्रिएटर वह व्यक्ति जो अपने आइडियाज़, इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस को लैंग्वेज के माध्यम से व्यक्त करता है। ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म में ऑथर को टेक्स्ट का सोर्स ऑफ मीनिंग माना जाता था। यह माना जाता था कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें ऑथर के इंटेंशन, बैकग्राउंड और बायोग्राफी को जानना आवश्यक है।
अब आते हैं ऑथरशिप पर। ऑथरशिप केवल लेखक होने की स्थिति नहीं, बल्कि यह कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी और ऑनरशिप का। यानी टेक्स्ट पर किसका अधिकार है, क्या अर्थ पूरी तरह ऑथर तय करता है या रीडर भी मीनिंग क्रिएट करता है। यहीं से मॉडर्न लिटरेरी थियोरी में एक महत्वपूर्ण डिबेट शुरू होती है। फ्रेंच क्रिटिक रोलैंड बार्थेस ने अपनी प्रसिद्ध ऐसे द डेथ ऑफ ऑथर में कहा कि टेक्स्ट का मीनिंग केवल ऑथर के इंटेंशन पर निर्भर नहीं करता। बार्थेस के अनुसार जब टेक्स्ट प्रकाशित होता है तो ऑथर की अथॉरिटी समाप्त हो जाती है। अब मीनिंग रीडर के इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार टेक्स्ट एक ओपन स्ट्रक्चर है जिसका अर्थ अलग अलग रीडर्स अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। इससे मॉडर्न क्रिटिसिज्म में फोकस ऑथर से हटकर रीडर रिस्पॉन्स और टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन पर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑथर टेक्स्ट का क्रिएटर है, लेकिन ऑथरशिप एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो अथॉरिटी, इंटेंशन, ओरिजिनलिटी और इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है। यह कॉन्सेप्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि लिटरेचर केवल राइटर की आवाज़ नहीं है, बल्कि रीडर की भागीदारी से उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। अभी हम ऑथर एंड ऑथरशिप के कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सबसे पहले क्लासिकल व्यू को देखें। रोमन पोएट हॉरेस ने अपनी पुस्तक आर्स पोएटिका में ऑथर को एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर यानी जिम्मेदार रचनाकार माना है। हॉरेस के अनुसार एक सच्चा ऑथर में नेचुरल टैलेंट और एक्वायर्ड आर्ट दोनों होना चाहिए। ऑथर अपने वर्क के फॉर्म, कंटेंट और क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होता है। भले ही बुक पब्लिश हो जाए, उसकी इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथर की ही रहती है। दूसरा पॉइंट है मटेरियल ऑनरशिप वर्सेस इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप। मटेरियल ऑनरशिप का अर्थ है फिजिकल बुक पर अधिकार जो पब्लिशर या बुक सेलर का हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप यानी क्रिएटिव अथॉरिटी और मीनिंग अब भी ऑथर से जुड़ा रहता है। यह डिस्टिंक्शन यानी भेद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि लेखक केवल पुस्तक बेचने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अर्थ का निर्माता भी है। अब आते हैं कोलैबोरेटिव ऑथरशिप पर। शेक्सपियर के प्लेस, खासकर फर्स्ट फोलियो के 1623 के संदर्भ में कोलैबोरेटिव एंटरप्राइज थे, यानी सहयोगात्मक प्रयास थे। थिएटर प्रोडक्शन में कई लोग टेक्स्ट में चेंजेस और इंसर्शंस यानी जोड़ कर सकते थे। फिर भी प्रिंटेड वर्जन में शेक्सपियर की आइडेंटिटी को एम्फसाइज किया गया ताकि टेक्स्ट की ऑथेंटिसिटी स्थापित हो सके। इससे हमें समझ में आता है कि ऑथरशिप हमेशा इंडिविजुअल नहीं होती, कभी कभी कलेक्टिव भी हो सकती है। अंत में रोमांटिक पीरियड में ऑथर को एक जीनियस के रूप में देखा गया। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम कहा, यानी वह केवल अपने समय का नहीं बल्कि हर युग का लेखक है। यह रोमांटिक आइडिया ऑथर को यूनिक, ओरिजिनल और टाइमलेस क्रिएटर के रूप में स्थापित करता है। तो ये कह सकते हैं कि ऑथर और ऑथरशिप का कॉन्सेप्ट समय के साथ विकसित हुआ, क्लासिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर रोमांटिक जीनियस तक और कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन तक। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने एम.एच. अब्राहम की बुक से काफ़ी लिटरेरी टर्म्स कवर किए और आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझाने में कामयाब रही होंगी। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक दो बार वीडियो और देख लें तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और अगर आपने लिटरेरी टर्म्स ए लेटर से पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर वीडियोज़ देखें। और मेरा एक और चैनल है लिटरेचर ज्ञान का, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में, तो आप उसमें जाके पहले के ए लेटर के लिटरेरी टर्म्स के वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको ये वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए उसको भी ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।